हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू द आर के साइंस क्लासेस। मैं हूं रोहित मेहता और आप देख रहे हैं आर के साइंस क्लासेस का यूट्यूब चैनल। बच्चों, इस वीडियो में मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं वापस 11th बायोलॉजी। 11th की जो बायोलॉजी है वो हम स्टार्ट कर रहे हैं इस वीडियो में वापस से, और हम मिल रहे हैं एक नए चैप्टर द्वारा जिसका नाम है बच्चों श्वसन और गैसों का विनिमय। श्वसन को कहते हैं बच्चों हम ब्रीदिंग, और गैसों का विनिमय यानी एक्सचेंज ऑफ गैसेस, यानी कि ये चैप्टर नंबर 17 है बच्चों। ओल्ड एनसीईआरटी के अनुसार, अगर बात करें तो चैप्टर नंबर 17 है जिसका नाम क्या है बच्चों, श्वसन तथा गैसों का विनिमय। यानी कि श्वसन किसे कहते हैं, श्वसन कैसे होती है, गैसों का एक्सचेंज कैसे होता है, गैसों का एक्सचेंज कहाँ होता है, गैसों के एक्सचेंज के लिए किन किन विशेषताओं का होना अनिवार्य है। इसमें हम विभिन्न प्राणियों की बात करेंगे कि विभिन्न प्राणियों में जो गैसों के एक्सचेंज के लिए या श्वसन के लिए जो विशेष अंग पाए जाते हैं उनकी बात करेंगे, प्लस मानव के श्वसन तंत्र की डिटेल में हम बात करेंगे, प्लस मानव से संबंधित यानी कि मानव श्वसन तंत्र से संबंधित हम विभिन्न प्रकार के आयतनों, क्षमताओं और मानव से संबंधित विभिन्न रोगों जो कि श्वसन तंत्र से संबंधित हैं, इन सब के बारे में इस पार्ट में देखेंगे। ठीक है बच्चों, तो हमारा चैप्टर नंबर 17 है जिसका नाम क्या है, जिसका नाम है श्वसन और गैसों का विनिमय। ठीक बच्चों, तो हम देखते हैं कि इस चैप्टर में हमें क्या क्या पढ़ना है। सबसे पहले आप जानते हैं कि हम किसकी बात करेंगे बच्चों, टॉपिक्स की बात करते हैं। तो सबसे पहले टॉपिक्स में हम देखते हैं कि सबसे पहला है हमारे पास श्वसन के अंग यानी कि ऑर्गन्स। कौन कौन से ऑर्गन्स हैं जो कि श्वसन में हेल्प करते हैं। अब इसमें हम मानव की तो बात करेंगे ही बच्चों, प्लस अन्य जो जीव जंतु हैं उनकी भी बात करेंगे, और पौधों की बात यहाँ पे नहीं करेंगे क्योंकि ये जूलॉजी है। पौधों में हम पढ़ चुके हैं कि पौधों में क्या होता है बच्चों, श्वसन हेतु रंध्र पाए जाते हैं। जो श्वसन की क्रिया होती है बच्चों उसके लिए क्या होता है, रंध्र पाए जाते हैं। तो श्वसन के अंग ऑर्गन्स फॉर रेस्पिरेशन या ऑर्गन्स ऑफ रेस्पिरेशन मानव में हम विशेष बात करेंगे, और विभिन्न सारे जीवों में किस प्रकार से श्वसन होता है उनके अंगों के बारे में बात करेंगे। जैसे कि फेफड़े मानव में पाए जाते हैं, क्लोम यानी कि जो गिल्स वगैरह हैं, गलफड़े वगैरह हैं जो किसमें, मछलियों में पाए जाते हैं। इस प्रकार से हम बात करेंगे। फिर श्वसन की क्रियाविधि पढ़ेंगे बच्चों, मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन यानी श्वसन किस प्रकार होता है, अंतः श्वसन क्या है और वही श्वसन क्या है या निहित श्वसन क्या है, इसके बारे में हम बात करेंगे। श्वसन की क्रियाविधि में ही हम देखेंगे कि इस श्वसन में कौन कौन से अंग काम करते हैं। तो हम जानते हैं बच्चों कि 75% जो अंग है वो डायाफ्राम काम करता है। कौन काम करता है बच्चों, डायाफ्राम काम करता है 75%, और जो 25% जो श्वसन लेने में यानी कि श्वास को लेने में जो हेल्प करता है वो कौन हेल्प करता है बच्चों, अंतरापरशुक पेशियां। अंतरापरशुक पेशियां कौन सी है बच्चों, इंटरकोस्टल मसल्स, जो कि जैसे हमारे मान लीजिए ये पसलियां हैं, ये क्या है बच्चों, पसलियां हैं। तो पसलियों के बीच में जो यहाँ पर मसल्स पाई जाएंगी बच्चों, पसलियों के बीच में जो मसल्स होंगी इस प्रकार से मसल्स पाई जाती हैं बच्चों पसलियों के बीच में, तो इन मसल्स को हम कहते हैं इंटरकोस्टल मसल्स। और जो डायफ्राम होता है बच्चों वो यहाँ इस प्रकार होता है, जो कि इस वक्ष गुहा और इस उदर गुहा को, यहाँ कौन होगी बच्चों, उदर गुहा होगी, जिसमें हमारा आमाशय, यकृत, छोटी आंत, बड़ी आंत, किडनी आदि अंग यहाँ पर पड़े होते हैं, और ये हमारा डायफ्राम के ऊपर का भाग है। तो ये क्या है बच्चों, ये है डायाफ्राम। तो डायाफ्राम जो है वो 75% श्वसन की क्रिया में या सांस लेने में हेल्प करता है। कितने परसेंट, 75%। जबकि जो ये जो पेशियां हैं जो पसलियों के बीच में पाई जाती हैं जिन्हें कहते हैं अंतरापरशुक पेशियां, इंटरकोस्टल मसल्स, जो केवल और केवल 25% हेल्प करती हैं। कक्षा 10 में हम ये पढ़ के आए कि जब हम श्वसन करते हैं तो बच्चों डायाफ्राम जाता है नीचे की ओर और ये पसलियाँ जाती हैं ऊपर की ओर। इसके कारण क्या होता है, आयतन बढ़ जाता है। आयतन बढ़ने के बाद जो है वो दाब घट जाता है और वायु उच्च दाब से निम्न दाब की ओर बहकर आती है और हमारे फेफड़ों में भर जाती है। इस प्रकार से हम इसकी क्या देखेंगे बच्चों, क्रियाविधि देखेंगे। तो सबसे पहले तो हम क्या देखेंगे बच्चों, श्वसन के अंग मानव में, विभिन्न प्राणियों में। श्वसन की क्रियाविधि देखेंगे कि अंतः श्वसन क्या है, किस प्रकार होता है, और बहिः श्वसन कैसे होता है, कौन कौन सी संरचना इसमें हेल्प करती हैं। ठीक, फिर हम पढ़ेंगे बच्चों गैसों का विनिमय। विनिमय का मतलब होता है बच्चों एक्सचेंज। विनिमय का मतलब क्या है बच्चों, एक्सचेंज।
एक्सचेंज। एक्सचेंज का मतलब है ऑक्सीजन को लिया जाएगा और CO2 को ग्रहण मतलब छोड़ा जाएगा। ऑक्सीजन को अंदर लेंगे और CO2 को बाहर छोड़ेंगे, तो ये क्रिया होती है बच्चों एक्सचेंज। अब ये कहाँ होती है, तो एक्सचेंज की जो क्रिया है बच्चों वो फेफड़ों में, थोड़ी सी आउटलाइन दे रहा हूँ बच्चों, डिटेल तो हम आगे देखेंगे। फेफड़ों में जो कूपिकाएं पाई जाती हैं बच्चों, फेफड़ों में जो कूपिकाएं पाई जाती हैं वो कूपिकाएं जिन्हें हम कहते हैं एल्वियोलाई। एल्वियोलाई ये ई है, ठीक है बच्चों। तो फेफड़ों में जो कूपिकाएं पाई जाती हैं या वायु कूपिकाएं कह दो, एल्वियोलाई जो हैं, वहां पर गैसों का एक्सचेंज होता है। जैसे मान लीजिए ये हमारे पास कोई वायु कूपिका है, वायु कूपिका, एल्वियोलाई है। तो एल्वियोलाई के बच्चों जो दीवार होती है वो क्या होता है, बिल्कुल पतली पतली कोशिकाओं की बनी होती है। इस प्रकार बिल्कुल पतली पतली जो कोशिकाएं हैं इनकी बनी होती है। इन कोशिकाओं को बच्चों हम कहते हैं सल की उपकला। कौन सी उपकला बच्चों, सल की उपकला, ठीक। अब हम 10th में क्या पढ़ के आते हैं बच्चों, हम 10th में पढ़ के आते हैं कि इसके चारों ओर बच्चों क्या पाई जाती है, एक रक्त केशिका पाई जाती है, कैपिलरी, ब्लड कैपिलरी क्या पाई जाती है, केशिका, ठीक। अब केशिका की भित्ति जो होती है बच्चों, इसकी दीवार जो है वो भी एक सिंगल लेयर से बनी होती है और इसको भी हम कहते हैं सल की उपकला। ये डिटेल में हम आगे बात करेंगे, ठीक बच्चों। तो यहाँ कूपिका में कौन सी गैस आती है बच्चों, ऑक्सीजन, और यहाँ पूरे शरीर से कौन सी गैस इकट्ठी करते हैं बच्चों, CO2। हृदय इसमें हेल्प करेगा। तो CO2 जाएगी इस साइड यानी कूपिका में, केशिका से कूपिका में, और ऑक्सीजन जाएगी कूपिका से केशिका में। तो ये क्या है बच्चों, एक्सचेंज ऑफ गैसेज है, यानी कि गैसों का क्या हो रहा है, आदान प्रदान हो रहा है। तो गैसों का आदान प्रदान की हम बात करेंगे, ठीक है बच्चों। कहाँ होगी, फेफड़ों की कूपिकाओं में। इसी प्रकार चौथा हेडिंग है बच्चों, चौथा टॉपिक होगा हमारे पास गैसों का अभिगमन, यानी कि कूपिका से कहाँ पर आ गया, इस ब्लड में। जो ऑक्सीजन है बच्चों वो कहाँ आ गई, ब्लड में। अब इस ब्लड से पूरी कहाँ जाएगी, बॉडी में। तो यहाँ किस प्रकार लाई जाएगी, वो हो जाएगा अभिगमन, जिसे हम कहेंगे ट्रांसपोर्टेशन। क्या कहेंगे बच्चों, ट्रांसपोर्टेशन, परिवहन कहते हैं हम इसको। किस प्रकार ऑक्सीजन आएगी और यहाँ से किस प्रकार CO2 जाएगी, इसके बारे में बात करेंगे। फिर हम करेंगे बच्चों बात श्वसन का नियंत्रण। श्वसन का नियंत्रण हमारे शरीर की कौन से अंग कर रहे हैं, मस्तिष्क का कौन सा भाग है जो इस श्वसन की क्रिया का नियंत्रण करता है। किस प्रकार हमारे शरीर में श्वसन का कंट्रोल किया जाता है, मानव का मस्तिष्क भाग लेता है या मेडुला ऑब्लोंगेटा भाग लेता है, पॉन्स लेता है, कौन भाग लेता है, इसके बारे में बात करेंगे बच्चों, श्वसन का नियंत्रण। लास्ट हेडिंग होगी बच्चों श्वसन संबंधी विकार। विकार कह दीजिए या कह दीजिए बच्चों रोग। तो इस प्रकार हमारे पास 6 टॉपिक हैं बच्चों। पहला है श्वसन के अंग, दूसरा है श्वसन की क्रियाविधि, गैसों का विनिमय, गैसों का अभिगमन, श्वसन का नियंत्रण और श्वसन संबंधी विकार या रोग। ये हमारे पास 6 टॉपिक हैं। तो चलिए बच्चों हम चलते हैं हमारे पहले टॉपिक की तरफ, और हम सबसे पहले लेते हैं बच्चों, हमें पता है और आपको भी पता है कि हम सबसे पहले इंट्रोडक्शन करते हैं। क्या करते हैं बच्चों, इंट्रोडक्शन। तो देखिए इंट्रोडक्शन, सजीव, ये संजीव नहीं है बच्चों, ये क्या है यहाँ पर, सजीव। तो देखिए बच्चों, सजीव पोषक तत्वों के जैसे कि ग्लूकोज को तोड़ने के लिए, अच्छा मैं सबसे पहले आपको एक बार थोड़ा सा समझा देता हूँ बच्चों कि हमने कहाँ से और क्या क्या पढ़ा है। देखिए 10th क्लास की मैं बात करता हूँ बच्चों। 10th क्लास में हम कुछ पढ़ के आए हैं। क्या पढ़ के आए बच्चों, कि हमने पढ़ा था बच्चों कि हम क्या ग्रहण करते हैं बच्चों, भोजन ग्रहण करते हैं। ये मान लीजिए कोई भोजन है, क्या है बच्चों, भोजन है। भोजन हमारी आहार नाल में जाता है बच्चों, हम जानते हैं। आहार नाल में जाने के बाद आमाशय वगैरह में इसका क्या होता है बच्चों, पाचन होता है। छोटी आंत आते ही बच्चों इसका क्या हो जाता है, अब शोषण हो जाता है। क्या हो जाता है बच्चों, अब शोषण होता है। कहाँ पर, छोटी आंत में। डेडिनम, जेजुनम, इलियम, इन सब की हम पाचन तंत्र में बात करेंगे। अब शोषण होने के बाद इस भोजन को कहाँ भेज दिया जाता है बच्चों, रक्त में। और रक्त इसको कहाँ भेजता है बच्चों, सेल्स में, कोशिकाओं में। जहाँ उस भोजन की ज़रूरत होती है वहाँ उस कोशिकाओं को भेज दिया जाता है। ठीक,
इतना हम जानते हैं। अब देखो आगे, तो मान लीजिए ये कोशिका है, क्या है बच्चों, ये सेल है, ये क्या है, सेल है। सेल में ये मान लीजिए संचित भोजन पड़ा है, ये क्या है, संचित भोजन। अब हम जानते हैं बच्चों संचित भोजन जो है वो प्लांट्स में किस रूप में होता है, एक तो प्लांट्स में होता है और एक एनिमल्स में पाया जाता है। ठीक, प्लांट्स में जो है बच्चों वो स्टार्च यानी कि मंड के रूप में पाया जाता है, जबकि हमारी बॉडी में जैसे जंतुओं की बात करें तो ये ग्लाइकोजन के रूप में पाया जाता है। किस रूप में बच्चों, ग्लाइकोजन के रूप में। और ये अंतर हम कक्षा 9 से पढ़ते आए हैं। ठीक है, कि संचित भोजन किसके रूप में होता है, मानव शरीर की बात करें ग्लाइकोजन। अब ये होता कहाँ है बच्चों, ये मुख्यतः हमारे यकृत में, दूसरा मांसपेशियों, ये इन दोनों में ज्यादातर पाया जाता है। कहां पर बच्चों, एक तो यकृत में और एक मांसपेशियों में, इन दोनों जगह क्या होता है बच्चों, सर्वाधिक जो है वो ग्लाइकोजन पाया जाएगा। अब मान लीजिए ये संचित भोजन यानी कि ग्लाइकोजन है, जंतु कोशिका की हम बात कर रहे हैं। तो अब क्या करते हैं बच्चों, इसको तोड़ने के लिए, इस भोजन को तोड़ने के लिए हम क्या करते हैं, ऑक्सीजन को लेते हैं, श्वसन तंत्र काम करता है और इस भोजन को तोड़ता है कौन, ऑक्सीजन। और ये टूटने के बाद क्या बनाती है, CO2 प्लस ऊर्जा। और ऊर्जा किस रूप में बनती है बच्चों, ATP के रूप में। ठीक है, CO2 गैस बनेगी प्लस ATP बनेगी, यानी कि ऊष्मा निकलेगी या कह दें ऊर्जा निकलेगी। ये क्या है, ऊर्जा कह दीजिए या ऊष्मा कह दीजिए। ठीक बच्चों, तो ATP बन रही है प्लस CO2 बन रही है। तो हम कह रहे हैं कि जो सजीव होते हैं ना बच्चों, वो कौन सी गैस लेते हैं, ऑक्सीजन गैस लेते हैं। इस गैस को लेने के बाद क्या करते हैं, जो हमारी कोशिकाओं में संचित भोजन होता है, जैसे ग्लाइकोजन मानव शरीर की बात करें तो उस भोजन को तोड़ा जाता है। तोड़ने के बाद उससे बनती है CO2 और ये CO2 कहाँ छोड़ी जाएगी बच्चों, बाहर छोड़ी जाती है। तो वो ऑक्सीजन को लिया क्यों हमने, उस ऑक्सीजन को लिया है ताकि कोशिकाओं को ऑक्सीजन पहुंचे और उनमें जो संचित भोजन है उसको तोड़ा जाए, CO2 बने और एनर्जी बने। और इस एनर्जी से हम चल रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, सारे काम कर रहे हैं। तो यही मैं समझाने वाला था और यही वो लाइन है बच्चों जहां हम चलते हैं। हम चलते हैं बच्चों सीधा अब देखिए, सजीव पोषक तत्वों जैसे कि ग्लूकोज को तोड़ने के लिए, अब बच्चों देखो ग्लूकोज क्यों, क्योंकि बच्चों ग्लूकोज ही बनाता है ग्लाइकोजन, है ना, और ग्लाइकोजन को स्टोर कर लिया जाता है। अब जब हमारी बॉडी में ग्लूकोज की कमी होती है तो इस ग्लाइकोजन को तोड़ दिया जाता है बच्चों, किसमें, ग्लूकोज में। ठीक है, तो ग्लूकोज, तो सजीव पोषक तत्वों जैसे कि ग्लूकोज को तोड़ने के लिए ऑक्सीजन का उपयोग परोक्ष रूप से, है ना, करते हैं। यानी कि हम किसका यूज कर रहे हैं बच्चों, ऑक्सीजन का यूज कर रहे हैं, किसको, भोजन को तोड़ने के लिए या ग्लूकोज को तोड़ने के लिए, जिससे प्राप्त जो ऊर्जा है विभिन्न क्रियाकलापों या विभिन्न क्रियाओं को संपादित करने के लिए काम में आती है। अभी मैंने कहा था ऑक्सीजन को लेते हैं, भोजन को तोड़ा जाता है, CO2 गैस बनती है, ATP बनती है। जो ऊर्जा ATP बनती है वो विभिन्न क्रियाओं को संपादित करने के काम आती है तथा इस क्रिया में जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है मुक्त होती है। ठीक है, जैसे ही भोजन को तोड़ा जाएगा CO2 गैस प्लस ऊर्जा, और ऊर्जा किसके रूप में बच्चों, ATP के रूप में। ठीक, जो हानिकारक, अब ये CO2 गैस जो है बच्चों वो हानिकारक होती है, अतः यह आवश्यक है कि कोशिकाओं को लगातार ऑक्सीजन उपलब्ध कराई जाए, ऑक्सीजन उपलब्ध कराए ताकि भोजन को तोड़े, और CO2 जो बनेगी उसको बाहर निकाला जाए, और जो कार्बन डाइऑक्साइड बनती है को बाहर मुक्त किया जाए। ये बहुत आवश्यक है। तो क्या है बच्चों पहला पॉइंट, कि सजीव जो हैं वो सजीव क्या करते हैं, ऑक्सीजन को लेते हैं, भोजन को तोड़ते हैं, ऊर्जा बनती है, ऊर्जा का यूज तो कहाँ कर लेते हैं, इस ऊर्जा का यूज कर रहे हैं क्रियाकलापों में, और इस CO2 को बाहर निकालना जरूरी है क्योंकि यह हानिकारक होती है। ठीक, दूसरा पॉइंट क्या कहता है बच्चों, कि वायुमंडलीय ऑक्सीजन और कोशिकाओं में उत्पन्न कार्बन डाइऑक्साइड के आदान प्रदान यानी कि विनिमय यानी कि एक्सचेंज की प्रक्रिया को ही श्वसन या ब्रीदिंग या सामान्य श्वसन रेस्पिरेशन कहते हैं। कि हम क्या ले रहे हैं बच्चों, ऑक्सीजन गैस ले रहे हैं और CO2 छोड़ रहे हैं, इस आदान प्रदान को ही हम ब्रीदिंग या श्वसन कहते हैं। तो वायुमंडलीय ऑक्सीजन और कोशिकाओं में उत्पन्न कार्बन डाइऑक्साइड के आदान प्रदान को, ऑक्सीजन और CO2 के आदान प्रदान को हम कहते हैं बच्चों श्वसन, ब्रीदिंग या फिर सामान्य श्वसन रेस्पिरेशन। ब्रीदिंग कह दो, रेस्पिरेशन कह दो। ठीक, आगे तीसरा पॉइंट है बच्चों, तीसरा पॉइंट क्या कह रहा है, थोड़े से ऊपर कर देते हैं बच्चों इसको। तीसरा पॉइंट कह रहा है
कि इस क्रिया में गैसों के विनिमय तथा संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। अच्छा भाई, ऑक्सीजन हम ले रहे हैं, कोशिकाओं तक जा रही है, कोशिकाओं से CO2 बनती है और ये बाहर छोड़ी जा रही है। ठीक, तो इसको ऑक्सीजन को लेके जो जाएगा वो कौन है, और इस CO2 को फेफड़ों में लाएगा यानी कि बाहर तक छुड़वाएगा वो कौन है। तो इन दोनों के लिए किसी न किसी माध्यम की आवश्यकता होती है बच्चों। किसकी? माध्यम की। और ये माध्यम किसके द्वारा प्रदान किया जाता है बच्चों? ब्लड के द्वारा, रक्त के द्वारा। तो ये लिखा है बच्चों कि इस क्रिया में गैसों के विनिमय तथा संचरण के लिए, NCERT की लाइन नहीं है, NCERT से बाहर है, इस क्रिया में गैसों के विनिमय के लिए, एक्सचेंज के लिए और संचरण के लिए एक माध्यम की आवश्यकता होती है, और जो कि परिसंचरण तंत्र के रूप में प्राप्त होता है। तो रक्त किसका पार्ट है बच्चों? परिसंचरण तंत्र का। तो या तो रक्त कह दो या फिर परिसंचरण कह दीजिए, दोनों ही सही है। तो क्या देखा बच्चों? श्वसन किसे कहते हैं? आदान प्रदान को। कौन लेके जाएगा, कौन लाएगा? ब्लड, यानी कि परिसंचरण तंत्र हेल्प करेगा। और क्यों ऑक्सीजन चाहिए और CO2 कहाँ से बनती है और उसको निकालना क्यों आवश्यक है, ये देखा है हमने। ठीक है बच्चों, ये तो था हमारा पहला टॉपिक। अब चलते हैं बच्चों हम दूसरे टॉपिक की तरफ। दूसरे टॉपिक की तरफ चलते हैं बच्चों। तो ये है बच्चों दूसरा हमारा टॉपिक, जो है श्वसन के अंग। क्या है बच्चों? श्वसन के अंग। ठीक, देखिए श्वसन के अंग, रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स। श्वसन में जो जो अंग काम करते हैं, जो जो अंग हेल्प करते हैं, उनकी बात कर रहे हैं बच्चों। देखिए ये तो सिंपल सा था, इसलिए मैं इसकी स्लाइड बना के लाया हूँ। अगले वीडियो से समझाने वाला पार्ट ज़्यादा होगा, तो समझाने वाले पार्ट के लिए बच्चों पहले मैं खाली स्लाइड लूँगा, ब्लैंक स्लाइड, उस पर मैं आपको समझाऊँगा और उसके बाद पढ़ के सुनाऊँगा। ठीक है, उससे क्या है कि मेरी प्रैक्टिस भी बनी रहेगी, इसमें मेहनत कम लगती है और आपको समझ में जल्दी आएगा और अच्छी तरह से आएगा। ठीक, तो जीवों में श्वसन की क्रियाविधि, उनके निवास, ध्यान से सुनिएंगे क्योंकि NCERT की लाइन है बच्चों, कि जीवों में श्वसन की क्रियाविधि जो है वो दो चीज़ों पर डिपेंड करती है, एक तो उनके निवास पर और दूसरा उनके संगठन पर। कि कोई जीव कहाँ रहता है, जल में रहता है तो उसमें श्वसन के लिए अलग तरीका पाया जाएगा, धरती पर है तो उसमें अलग तरीका पाया जाएगा। तो इस प्रकार उनके निवास पर डिपेंड करेगा कि कोई जीव कहाँ रहता है, और दूसरा उनके संगठन पर। संगठन का स्तर का मतलब है बच्चों कि कोई एक ही कोशिका का है तो उसमें कोई विशेष श्वसन तंत्र नहीं होगा, बल्कि वो सामान्य शरीर की सतह द्वारा यानी कि सामान्य विसरण क्रिया द्वारा, डिफ्यूजन क्रिया द्वारा वो क्या कर लेता है? श्वसन कर लेता है। जबकि जो जलीय जीव होते हैं बच्चों, जैसे मछलियों की बात करें तो मछलियों में क्या होता है बच्चों? गलफड़े यानी कि क्लम्प्स पाए जाते हैं। तो इस प्रकार उनके एक तो किस पर डिपेंड करेगा? उनका शारीरिक संगठन क्या है, ठीक है बच्चों, और दूसरा उनका निवास क्या है, वो कहाँ पर पाए जाते हैं, कहाँ पर रहते हैं। तो दो चीज़ों के अनुसार उनका क्या है बच्चों? जो श्वसन के अंग हैं वो बदलते रहते हैं। श्वसन की क्रियाविधि किस पर डिपेंड करेगी? एक तो उनके आवास पर, कहाँ रहते हैं, निवास पर, और दूसरा उसके संगठन पर। ठीक, अब देखिए किस प्रकार से हमारे पास बहुत सारी विधियाँ हैं NCERT के अनुसार जो दी हुई है, उनकी हम बात कर रहे हैं। पहला है बच्चों श्वसन की सतह से यानी कि शारीरिक सतह से, शरीर की सतह से, श्वसन नहीं, शरीर की सतह से यानी कि शारीरिक सतह से। सबसे छोटे जो जीव होते हैं, जो एक कोशिकीय जीव होते हैं बच्चों, वो क्या करते हैं? अपनी संपूर्ण सतह से श्वसन कर लेते हैं। जैसे अमीबा की हम बात कर सकते हैं। ठीक है, तो कुछ प्राणी हैं जो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान अपने सारे शरीर की समस्त सतह से सरल विसरण द्वारा करते हैं। कौन सी विधि द्वारा बच्चों? सरल विसरण, जिसे हम कहते हैं डिफ्यूजन। क्या कहते हैं बच्चों? डिफ्यूजन कहते हैं। इस विधि द्वारा ये क्या कर लेते हैं? अपने जो कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का आदान प्रदान है वो करते हैं। किस विधि द्वारा? सरल विसरण द्वारा। और कहाँ से करते हैं बच्चों? शरीर की समस्त सतह से। जैसे ये मान लो कोई प्राणी है तो ये यहाँ से भी ऑक्सीजन को छोड़ सकता है, ले सकता है, CO2 को छोड़ सकता है, बाहर कौन से निकालेगी? CO2, और अंदर कौन सा लेगा बच्चों? O2। तो सारा शरीर इस काम में मदद करता है। किसमें होता है बच्चों? निम्न अकशेरुकी प्राणी, जिसमें कि हम बच्चों 10-12 संघ पढ़ते हैं, जो कि प्रोटोजोआ या पॉरीफेरा से कहते हैं, 11th में पॉरीफेरा से लेकर के इकाइनोडर्मेटा तक जो आते हैं बच्चों, वो किसमें आते हैं? अकशेरुकी प्राणी। लेकिन समस्त अकशेरुकियों में इस प्रकार का नहीं है, बल्कि ये केवल निम्न अकशेरुकी प्राणियों में है।
ठीक है, निम्न अकशेरुकी प्राणियों में है, जैसे कि स्पंज। स्पंज किस संघ से संबंधित है बच्चों? पॉरीफेरा संघ से। ठीक, सिलेंट्रेटा खुद संघ है जिसमें हाइड्रा वगैरह आते हैं, इसमें सारे स्पंज आते हैं। साइफा है ना, साइफा इसका क्या है? अर्ण स्पंज कहते हैं जिसमें हम, है ना, साइफोन है, साई का कह दो। सिलेंट्रेटा में हाइड्रा वगैरह आ जाती है बच्चों। चपटे गर्मी, चपटे गर्मी को हम कहते हैं बच्चों क्या? प्लेटी हेलमिंथीज। क्या कहते हैं बच्चों? प्लेटी हेलमिंथीज। तो एनसीईआरटी में ये इस नाम से दिए हुए हैं, तो आपको दो नाम और कर लेने हैं याद कि स्पंज किस संघ से संबंधित है? पॉरीफेरा संघ से संबंधित है, जिसमें ऑस्टिया ऑस्कुलम सारे शरीर पर छिद्र पाए जाते हैं, है ना। सिलेंट्रेटा खुद संघ है, और चपटे कृमि किस संघ के प्राणियों को कहते हैं बच्चों? प्लेटी हेलमिंथीज, क्योंकि इसमें नाम ही क्या बच्चों? फ्लैट, फ्लैट यानी चपटे, तो चपटे कृमि। तो पहला, दूसरा और तीसरा ये तीनों संघ हैं बच्चों। तीनों संघों में क्या मिलेगा? प्लेटी हेलमिंथीज, सिलेंट्रेटा, पॉरीफेरा, इनमें मिलेगा बच्चों सामान्य शरीर की सतह से, यानी कि सरल विसरण द्वारा पूरा शरीर की सतह क्या करती है? श्वसन के आदान प्रदान में, गैसों के आदान प्रदान में हेल्प करती है। अच्छा ठीक, इसमें कौन नहीं है बच्चों? टीनोफोरा नहीं आया आगे, ठीक है। टीनोफोरा एनसीईआरटी में दिया हुआ नहीं है, क्योंकि ये बाद में ऐड किया गया है, क्योंकि बाद में अलग किया गया है इनको। ठीक, आगे इसी प्रकार बच्चों, पहली तो हो गई हमारे पास कौन सी विधि? सामान्य शरीर की सतह द्वारा। ठीक, दूसरी है आर्द्र क्यूटिकल या कि त्वचा द्वारा। अब ये किसमें मिलती है बच्चों? केंचुए में। केंचुए पर क्यूटिकल का आवरण पाया जाता है। केंचुआ एनेलिडा संघ का प्राणी है जो अपनी नम त्वचा द्वारा क्या करता है? गैसों का आदान प्रदान करता है। तो आर्द्र क्यूटिकल यानी कि नम त्वचा द्वारा कौन करेगा? केंचुए में पाया जाएगा। आपको एनसीईआरटी में केवल और केवल एग्जाम्पल दे रखे, इसलिए मैं केवल एग्जाम्पल करा रहा हूँ, डिटेल यहाँ पर नहीं दे रखी है। ठीक, क्योंकि केंचुआ खुद डिटेल में है। श्वसन नलिकाएं बच्चों, ये कहाँ मिलेंगी? कीटों में, यानी कि कीटों में श्वसन के लिए क्या पाई जाएंगी? श्वसन नलिकाएं। अब श्वसन नलिकाओं के लिए एक लाइन दी गई है बच्चों कि कीटों में नलिकाओं का जाल पाया जाता है। अगर हम कॉकरोच की बात करेंगे बच्चों, इस प्रकार से कॉकरोच का शरीर होता है बच्चों, और इनमें क्या होता है? इस प्रकार से नलिकाएं पाई जाती हैं, आपस में जुड़ी होती हैं बच्चों इस प्रकार। तो ये जो नलिकाएं होती है, कीटों में नलिकाओं का जाल पाया जाता है, जिनसे वातावरण की वायु, अच्छा, प्रत्येक नलिका ऐसे छिद्र द्वारा बाहर भी खुलती है बच्चों, तो वातावरण की वायु उनके शरीर में विभिन्न स्थानों पर पहुंचती है, यहाँ से एंट्री करेगी और विभिन्न स्थानों पर पहुंचा दी जाएगी, ताकि कोशिकाएं जो है वो सीधे गैसों का आदान प्रदान कर सके। तो इस प्रकार किसमें मिल जाएगा बच्चों? कीटों में। और कीटों में एक एग्जाम्पल अगर हम देखना चाहें तो वो क्या है? कॉकरोच। कौन है बच्चों? कॉकरोच। ठीक, तो पहली विधि क्या पढ़ी बच्चों हमने? पहली देखिए सामान्य शरीर की सतह द्वारा, यानी कि सरल विसरण विधि द्वारा। दूसरा आर्द्र क्यूटिकल द्वारा, केंचुए में। श्वसन नलिकाएं किसमें मिलेंगी? कीटों में। कीटों के एग्जाम्पल देखें तो कॉकरोच सबसे बेहतर। ठीक, और ये आ गया हमारा चौथी विधि। चौथी विधि क्या है बच्चों? देखिए, चौथी विधि है क्लॉम्स यानी कि गिल्स द्वारा। ये एक, अब देखो, ये दोनों में मिलेगी, अकशेरुकी प्राणी में मिल जाएगी और कशेरुकी प्राणी में मिल जाएगी। ठीक, अकशेरुकी अगर प्राणियों की बात करें तो जलीय आर्थ्रोपोडा, आर्थ्रोपोडा संघ के ऐसे प्राणी जो जल में पाए जाते हैं, जैसे कि हमें अभी लेटेस्ट मैंने ऑफलाइन पढ़ाया था, इसमें कौन आएगा बच्चों? नेरीस। कौन आएगा? नेरीस आएगा। ठीक है, और कौन से संघ के प्राणी बच्चों? मॉलस्का संघ के प्राणी। मॉलस्का संघ में कौन आता है बच्चों? ऑक्टोपस है, सीपिया है, यूनियो है, ये सब प्राणी किसमें आएंगे? मॉलस्का में। ठीक, तो जलीय आर्थ्रोपोडा। अब देखो, जलीय में तुम्हें सीधा याद आ जाना चाहिए क्या? क्लॉम। मॉलस्का संघ के प्राणी भी लगभग बच्चों जल में पाए जाते हैं, क्योंकि ऑक्टोपस वगैरह कहाँ रहते हैं बच्चों? पानी में रहते हैं। तो ये भी एक प्रकार से क्या हो गए? जलीय प्राणी है। ये भी जलीय आ गए, तो ये क्या मिलेगा बच्चों? जल वालों में गिल्स या क्लॉम। और मछलियां भी कहाँ रहती हैं? जल में, तो मछलियों में भी क्या मिलेगा? क्लॉम मिलेगा। लेकिन आपको याद क्या करना है? वो देखिए, आपको याद रखना है बच्चों कि ये तो है अकशेरुकी प्राणी और ये है कशेरुकी प्राणी। कशेरुक दंड के आधार पर, वैसे तो नोटोकॉर्ड के आधार पर बांटते हैं, पर वो हम अभी मान सकते हैं कि रीढ़ की हड्डी के आधार पर बांट रहे हैं। इनमें यानी कि रीढ़ की हड्डी नहीं है और इसमें रीढ़ की हड्डी है, इतना सा अंतर है बच्चों। रीढ़ की हड्डी वास्तव में नहीं मानेंगे, नोटोकॉर्ड पाया जाता है, वो हम डिटेल में जब पढ़ेंगे तब बताएंगे। ठीक, पांचवी हेडिंग, यानी पांचवा जो श्वसन का अंग है वो क्या है? फुफ्फुस या फेफड़े, जिन्हें हम कहते हैं लंग्स। अब ये किसमें मिलेगा बच्चों? सरीसृप, उभयचर, पक्षी और स्तनधारी। अब इसको आप ऐसे नहीं बच्चों, मैं तो यूँ कहता हूँ, इसको ऐसे याद करें, PARAM। ठीक है, अभी तक हमने जितने पढ़े बच्चों वो अकशेरुकी प्राणी थे, और कशेरुकी जो प्राणी है बच्चों, कशेरुकी
उन कशेरुकी प्राणियों को 5 वर्गों में बांटा जाता है। कितने वर्गों में बच्चों? 5। कौन से हैं 5 वर्ग? परम। परम का मतलब होता है बच्चों पिसीज, ये है एम्फीबिया यानी कि उभयचर, ये मछलियां पिसीज उभयचर। ये होते हैं बच्चों रेप्टिलिया यानी कि सरीसृप। ये होते हैं बच्चों एबीज यानी कि पक्षी, एबीज यानी कि पक्षी। और ये है बच्चों मैमेलिया यानी कि स्तनधारी। तो देखिए पिसीज यानी कि मछलियां, मछलियां कहाँ मिलती हैं? जल में। तो जल में पाई जाएंगी, तो ये कहाँ पढ़ लिया? कशेरुकी प्राणी मछलियां। क्या मिलेगा बच्चों? क्लॉम मिलेगा। इसके बाद ARAM, आराम। सरीसृप आ गया बच्चों, है क्या? बिल्कुल है सर, पीला दिखाई नहीं देगा, ठीक। सरीसृप है, बिल्कुल है। क्या उभयचर है? तो उभयचर भी है सर। क्या पक्षी है? बिल्कुल है सर। क्या स्तनधारी है? बिल्कुल है। तो आपको तो परम याद करना है। परम में से पी कहाँ मिलेगा बच्चों? क्लॉम वालों में मिलेगा, और बाकी जो चारों हैं वो किस में मिलेंगे बच्चों? फोपस में। ठीक, इस प्रकार आप आसानी से याद कर सकते हो। तो सरीसृप है, साफ कर देते हैं। सरीसृप, उभयचर, पक्षी और स्तनधारी। इसमें क्या मिलेगा बच्चों? फप्पस मिलेंगे, फेफड़े मिलेंगे। नोट, अब मेंढक में आपको याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। मेंढक जो कि क्या है बच्चों? उभयचर है, जो जल और थल दोनों पर रहते हैं, रह सकते हैं, रहने की पावर रखते हैं, क्षमता रखते हैं। ऐसे प्राणियों को हम उभयचर कहते हैं, एम्फीबिया कहते हैं। तो अब देखिए उभयचर जो है मेंढक, वो अपनी आर्द्र त्वचा यानी कि नम त्वचा द्वारा भी श्वसन कर सकते हैं। देखिए मेंढक, अभी हमने देखा कि उभयचर कहाँ आते हैं बच्चों? जिनमें फेफड़ा मिलेगा। लेकिन मेंढक इसमें ऐसा प्राणी है बच्चों जो अपनी खाल द्वारा, त्वचा द्वारा भी श्वसन कर सकता है। तो उभयचर में नॉर्मली क्या मिलेगा बच्चों? फेफड़े। लेकिन मेंढक जो है उसमें क्या मिलेगा बच्चों? आर्द्र त्वचा द्वारा भी श्वसन करता है। और आर्द्र त्वचा द्वारा कौन करता है? वैसे केंचुआ हमने पढ़ा था, एनेलिडा संघ का प्राणी। ठीक है बच्चों, अब एक क्वेश्चन है आपके सामने, और ये आया हुआ बच्चों नीट 1990 में। नीट 1990 यानी कि आज जो पढ़ा है ना, उसमें से नीट में अभी तक एक ही प्रश्न आया है, यानी कि नीट की दृष्टि से इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। और जो मुझे मिला उसकी बात कर रहा हूँ मैं, और मैंने देखा भी नहीं ज़्यादा। नीट 1990 में प्रश्न था कि त्वचा एक सहयोगी श्वसन अंग की तरह कार्य करती है। त्वचा श्वसन में हेल्प करती है, किस में करती है? क्या मनुष्यों में करती है? क्या खरगोश में करती है? क्या मेंढक में करती है? क्या छिपकली में करती है? तो बच्चों ये नोट लगी है कि मेंढक जो है वो अपनी आर्द्र त्वचा द्वारा श्वसन कर सकता है, और त्वचा एक सहयोगी श्वसन अंग की तरह कार्य करती है। मेन नहीं कहा बच्चों, क्या नहीं कहा? मेन। सहयोगी के रूप में किसमें काम करती है? तो इसका आंसर हो गया बच्चों मेंढक। अगर यहाँ श्वसन, त्वचा एक श्वसन अंग की तरह कार्य करती है, तो इसका आंसर हो जाता बच्चों केंचुआ। कौन हो जाता? केंचुआ, जिसे कि हम अर्थवॉर्म भी कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? अर्थवॉर्म या फेरेटिमा। क्या कहते हैं बच्चों? फेरेटिमा पूरा नाम होता है पोस्थुमा, फेरेटिमा पोस्थुमा। तो त्वचा एक सहयोगी श्वसन अंग, सहयोगी क्यों कहा है उसने? क्योंकि मेंढक में बच्चों ये सहयोग करती है, मेनली क्या है? फेफड़े। तो इस प्रकार बच्चों ये है हमारा आज का पहला वीडियो, और इस चैप्टर का पहला वीडियो है ये। इसके बाद कुछ नहीं है, ये मैंने खाली रखी थी स्लाइड ताकि मैं आपको कुछ समझा सकूं। तो हम देखते हैं एक बार क्या क्या पढ़ा है, उसका रिवीजन कर लेते हैं। क्या है बच्चों? सबसे पहले तो हमने इंट्रोडक्शन की बात की कि किस प्रकार क्या करते हैं, क्या नहीं करते, कौन हेल्प करता है गैसों को ले जाने में, कौन नहीं करता। श्वसन अंग की हम बात करें बच्चों, तो पहला हमने पढ़ा क्या? सामान्य सतह द्वारा। ये आपको रिवीजन कर लेना है, याद कर लेना है। जो आपको याद हो गया समझ लिया, उसको एक बार बोल रहा हूं मैं। सामान्य सतह द्वारा किसमें होती है बच्चों? या हम कह दें विसरण विधि द्वारा। कौन सी विधि बच्चों? विसरण विधि द्वारा। किस में मिलेगी? 3 संघ है बच्चों। सबसे पहले तो स्पंज, दूसरा सीलेंट्रेटा, और तीसरा चपटी कृमि यानी कि प्लेटीहेल्मिन्थीज। ठीक है बच्चों, इनकी बात कर ली। दूसरा हमारे पास क्या था बच्चों? नम या आर्द्र त्वचा, या हम कह दें नम है बच्चों क्यूटिकल। नम क्यूटिकल द्वारा कौन करता है बच्चों? केंचुआ। केंचुआ किस संघ का प्राणी है बच्चों? जल्दी जल्दी लिख रहा हूं, थोड़ा सा राइटिंग बिगड़ जाती है। केंचुआ है हमारा एनेलिडा संघ का प्राणी। किस संघ का प्राणी है? एनेलिडा का। अच्छा, तीसरा था बच्चों क्लॉम।
क्लॉम कह दीजिए, गिल्स कह दीजिए, गलफड़े कह दीजिए, ये किस में मिलेगा बच्चों? तो इसका पढ़ा था जल वालों में। तो जल ये आर्थ्रोपोडा, जल ये आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, ठीक है। और ये दोनों तो कौन है बच्चों? एकशेरुकी, नॉन वर्टिब्रेट्स, ठीक है। और गिल्स किस में थे? मछलियों में, पिसीज है ना, परम याद आ गया होगा, मछलियों में। और मछली क्या है बच्चों? किस संघ से? ये एकशेरुकी, तो ये कशेरुकी यानी कि वर्टिब्रेट्स, वर्टिब्रेटा से संबंधित। और चौथा क्या था बच्चों? लंग्स, जिसे हम कहते हैं फुफ्फुस। क्या कहते हैं बच्चों? फुफ्फुस। ये किस में मिलेगा? पी इधर आ गया तो ARAM, ARAM का मतलब क्या होता है बच्चों? एम्फीबिया, एम्फीबिया यानी कि उभयचर, एम्फीबिया यानी कि उभयचर। दूसरा आर का मतलब रेप्टिलिया यानी कि बच्चों सरीसृप। इस ए का मतलब बच्चों एवीज यानी कि पक्षी। और एम का मतलब मैमेलिया यानी कि स्तनधारी। तो बच्चों ये पढ़ा है हमने। और एक क्या देखा हमने कि जो केंचुआ है किधर गया? ये इस केंचू में होता तो कौन है? नम त्वचा द्वारा, लेकिन इसमें नम त्वचा द्वारा होता ही है। अच्छा, इसमें कौन मिलेगा बच्चों? मेंढक में बात करेंगे बच्चों, इसमें नहीं। कहाँ गया? ये रहा बच्चों। इसमें कि क्या मिल जाएगा हमें? इसका एग्जाम्पल मेंढक है, तो मेंढक में फेफड़े तो मिलेंगे ही सही बच्चों, फेफड़े के अलावा भी क्या मिलेगा? नम त्वचा द्वारा भी ये क्या कर सकता है? श्वसन कर सकता है, जब ये हाइबरनेशन वगैरह में जाता है तब। अब हाइबरनेशन वगैरह क्या है ये हम टाइम आने पर बात करेंगे, ठीक है बच्चों। तो इस प्रकार आपको याद भी हो गए होंगे। तो आज क्या देखा है बच्चों हमने? आज देखा है बच्चों कि किस में किस प्रकार से श्वसन पाया जाता है, क्या क्या देखा है हमने, टॉपिक देखे, इन सब की बात करेंगे। फिर हमने इंट्रोडक्शन की बात की, कौन हेल्प करता है? परिसंचरण तंत्र हेल्प करेगा। श्वसन के अंग है शरीर की सतह से, क्यूटिकल, श्वसन, अच्छा श्वसन नलिका ने लिखी थी, एक भूल गया था बच्चों, श्वसन नलिका किसमें मिलेंगी? कीटों में, क्लॉम और फुफ्फुस। 5 श्वसन अंग है बच्चों, आपको याद करने हैं, ठीक। तो अगली वीडियो में मिलते हैं बच्चों। अगली वीडियो में हम मानव श्वसन तंत्र की बात करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।